Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. I will again welcome each and every one of the class 10th on the same platform of the live physics VK channel. As you all know that in the previous lecture we discussed about the new term और एक नया concept हम लोगों ने सीखा था, that was the Faraday concept of EMI, stands for electromagnetic induction. Means whenever the magnetic flux, अब मैं इस वर्ड को यूज करूंगा magnetic flux, और इस चीज को हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही डिस्क्राइब कर लिया है. So whenever the magnetic flux link with any closed coil, एक कॉइल है आपके पास जिसके पास कोई वोल्टेज यानी कोई बैटरी का सोर्स नहीं है, but whenever the magnetic flux link with the coil changes, और अगर मैं आपको फ्लक्स का एक बार फॉर्मूला दूं, so you know that flux has a formula BA cos theta. So whenever this flux changes, then a voltage induced, and how much voltage is always being produced? It is being produced d phi by dt, means the change in the flux to the change in the time. And whenever there is a voltage, यानी अगर वहां पे वोल्टेज है तो वहां पे करंट भी जरूर होगा. I is equal to V by R. मीन्स हम लोग करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्लक्स को चेंज करके. दैट वाज द मेन कंक्लूजन जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर से डिराइव किया. नाउ व्हाट आर द वेरियस मेथड्स. अब बात आती है कि फ्लक्स को कैसे चेंज किया जा सकता है. सो वी हैव द फॉर्मूला फॉर द फ्लक्स व्हिच इज BA cos of theta. सो इट इंडिकेट्स दैट फ्लक्स वैल्यू डिपेंड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को चेंज करते हैं, तो फ्लक्स चेंज हो सकता है, जिससे आगे जाके वोल्टेज और करंट बन सकते हैं. सेकंड मेथड और सेकंड टेक्निक इज बाय चेंजिंग द एरिया, एंड द थर्ड टेक्निक इज बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो दीज आर द मेथड जिससे हम लोग फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, जिससे आगे जाके वोल्टेज बनेगा और आगे जाके करंट बनाया जा सकता है. नाउ अब इस पॉइंट को जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा उसे अब प्रैक्टिकली अप्लाई करने का पॉइंट आ गया है. वी हैव द टाइम टू अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली. ओके, अब बात करते हैं कि करंट बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फ्लक्स चेंज करना, जो मैं बार बार बोल रहा हूं. अब आप फ्लक्स को तीन फैक्टर से चेंज कर सकते हैं. ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, आइदर बाय चेंज द बी, आइदर एरिया और आइदर थीटा. तो चलिए पहले मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के बारे में बात करते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे चेंज करें. सो सर वी हैव अ कॉइल, वी हैव अ मैग्नेट हियर, नॉर्थ एंड साउथ. लेट अस मूव द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल. ओके, वो हमने कल डिस्कस किया था कि डायरेक्शन कैसे आएगा, बट चलिए उसकी डायरेक्शन या उसको हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं. सो व्हेन दिस मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा यानी B चेंज होगा, या फिर आपको इसे दूर लेके जाना पड़ेगा. सो अगर हम B को चेंज करना चाहते हैं तो हम मैग्नेट को मूव कर सकते हैं. और किसी के दिमाग में आएगा सर नो, हम लोग मैग्नेट को स्टिल रखते हैं और कॉइल को मैग्नेट के टुवर्ड्स या उससे अवे लेके जाते हैं. तो आप इनमें से कोई भी तरीका अपना लीजिए. ओके, तो आप मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जाओ या कॉइल को मैग्नेट के पास लेके आइए, इट डजंट मैटर. ओके, बट दोनों के रिस्पेक्ट में पोजीशन बदलना चाहिए. ओके, ऐसा ना हो कि दोनों ही एक साथ चल रहे कि कॉइल यहाँ है मैग्नेट यहाँ है, तो आपने कॉइल भी आगे ले लिया और मैग्नेट भी आगे ले लिया, दोनों को एक साथ ले रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ. सो देयर शुड बी अ रिलेटिव मोशन, दोनों में कोई ना कोई मोशन होना चाहिए, या तो एक को रेस्ट में रखो दूसरे को मोशन में. तो ये तरीका है जिससे हम B को चेंज कर सकते हैं. ओके, अब इस तरीके को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के बारे में सोचिए. क्या हम इस मेथड को प्रैक्टिकली देखें एक बार कि हमारे पास एक कॉइल है, हम एक ऐसा जनरेटर बनाते हैं. तो एक वर्ड यूज किया मैंने जनरेटर, और आप लोग इस वर्ड से फेमिलियर होंगे. व्हाट इज जनरेटर? इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच कैन कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. यानी इलेक्ट्रिक मोटर का बिल्कुल रिवर्स है ये. इलेक्ट्रिक मोटर व्हिच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. बट जनरेटर यानी आज जो हम टॉपिक पढ़ने जाएंगे उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बट बाय यूजिंग द मैकेनिकल एनर्जी.
ओके चलिए उस पर बात करेंगे। बट आप सोचिए कि आप एक ऐसा जनरेटर बना रहे हैं जिसमें मैग्नेट बार बार आगे पीछे मूव कर रहा है। तो ये जनरेटर का कॉइल और मैग्नेट देखो बार बार आगे पीछे मूव करेगा। तो चलिए ये हो सकता है, बट उसका प्रैक्टिकल डिजाइन कैसा होगा आप सोच के देखिए। एक जनरेटर, ठीक है, चलिए ये हमारा पहला डिजाइन दिमाग में रखेंगे। सेकेंड, क्या हम एरिया चेंज कर सकते हैं। इफ वी चेंज द एरिया, फ्लक्स चेंजेस, वोल्टेज बनेगा तो करंट बनेगा। तो चलिए एरिया चेंज करने के बारे में बात करते हैं। तो हम ना मैग्नेट को मूव करेंगे ना कॉइल को मूव करेंगे, बट कॉइल का एरिया चेंज करेंगे। तो इमेजिन दैट कि आप ऐसा एक जनरेटर बना रहे हैं जिसमें एरिया चेंज हो रहा है, मैग्नेट यहीं पे है, कॉइल यहीं पे है, बट कॉइल का एरिया कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज। तो सोचिए देखिए आपका जनरेटर का डिजाइन कैसा होगा। तो सेकंड डिजाइन हमारे दिमाग में सेट हो चुका है। नाउ द थर्ड मेथड इज थीटा। थीटा मींस एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कहां होता है? नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए थीटा को चेंज करने के बारे में सोचते हैं। ये हमारा कॉइल, ये हमारा मैग्नेट, चलिए दोनों के बीच का एंगल, तो अभी इसका एरिया वेक्टर कहां है? राइट साइड में। ये हमारा मैग्नेट है, तो मैंने इसे मूव करके आपकी तरफ कर दिया। अब बताइए इसका एरिया वेक्टर आपकी तरफ, तो एंगल बदल रहा है। अब मैंने ऑन द लेफ्ट साइड, बैक साइड, और इस तरीके से कर रहा हूं रोटेशन। अब इस डिजाइन को देखिए, ओके। तो अब मैंने आपके दिमाग में 3 डिजाइन्स दे दिए। नंबर 1, मैग्नेट की पोजीशन को या कॉइल की पोजीशन को चेंज करेंगे ताकि बी चेंज हो, एरिया कम ज्यादा करेंगे, या फिर रोटेशन करेंगे। अब इन तीनों डिजाइन में से कौन सा ऐसा डिजाइन है, देखो किया तो तीनों को जा सकता है, टेक्निक तो तीनों है, बट तीनों में से सबसे बेस्ट प्रैक्टिकली किसे आप फिजिबली कर सकते हैं, जो एक तरीके से कहते हैं ना कॉम्पैक्ट डिजाइन हो, छोटे से जगह पे आ जाए, आराम से हो जाए, हम उसे आराम से बना सके और उसे ऑपरेट कर सके। आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी आप लोग सारे एग्री होंगे विद द थर्ड डिजाइन, मींस बाय चेंजिंग द थीटा। फर्स्ट में एरिया देखो बड़ा बनेगा भाई, इसके लिए जगह ज्यादा चाहिए क्योंकि कॉइल को कभी आगे लाना है कभी पीछे लाना है। सेकंड, इसके लिए भी जगह ज्यादा चाहिए क्योंकि कॉइल का एरिया बढ़ाना है घटाना है, इंक्रीज डिक्रीज, ताकि एरिया चेंज हो। थर्ड, इसमें कोई चीज इंक्रीज डिक्रीज नहीं करनी, ना किसी का पोजीशन, बस एंगल चेंज करना है और उसके लिए आप उस चीज को वहीं पे रोटेट कर सकते हो। तो आई थिंक थर्ड वाला डिजाइन एक छोटे से हिस्से में आ गया। तो काम तीनों ने वही किया, तीनों वही करेंगे। फ्लक्स को चेंज करना तरीका कुछ भी हो सकता है, बट अब सवाल उठता है कि प्रैक्टिकली कौन सी कंडीशन को अप्लाई किया जाए। एंड आई थिंक यू ऑल आर एग्री दैट द थर्ड कंडीशन or the third method of changing the flux means by changing the angle between B vector means magnetic field vector and area vector is very much compact। अच्छा डिजाइन है, कॉम्पैक्ट डिजाइन है, छोटा होगा और इसे हम लोग इजीली बना भी पाएंगे। सो विद दैट थॉट जो साइंटिस्ट ने लिखा, देखा और फिर हमारे पास जो जनरेटर आया, that mean the device which can converts mechanical into electrical, उस कॉइल में या उस जनरेटर में हम लोग क्या चेंज करना प्रेफर करते हैं? थीटा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली कॉम्पैक्ट है। अब ये चीज आप लोगों ने देखा हुआ है, अब मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं, जब लेक्चर फिनिश होगा तो आई थिंक हम जनरेटर के साथ बिल्कुल क्लियर होंगे। दैट मींस आप लोगों ने देखे होंगे हमारे जनरेटर जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, ओके। तो आप लोगों ने आपके घर या सराउंडिंग में भी होंगे, और जनरली अभी तो नहीं चल रहा है बट मैरिजेस फंक्शन या कोई भी फंक्शन होता है तो पीछे कहीं पे डुग 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 आवाज आती रहती है ना, सो दैट जनरेटर। और उस जनरेटर में आपने देखा होगा कि एक बॉक्स रहता है, एक साइड में डीजल इंजन होता है जहां पे आप डीजल डालते हैं और उसे रन करते हैं, और एक साइड में अल्टरनेटर टाइप में एक बॉक्स बुलाया जाता है। आप इसे अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस कर सकते हैं, आपको शायद वो गाइड करेंगे। आप पूछे मम्मी अल्टरनेट, पापा जनरली पापा जी लोग और मॉम को भी मालूम होगा कि पापा अल्टरनेटर वर्ड कहाँ पे है, और आप अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं और आपको ये मिल जाएगा। सो दैट जनरेटर, वो वाला हिस्सा जो साइड में एक बॉक्स जैसा लगा होगा उनमें, दैट इज योर जनरेटर, और आज हम लोग उसे ही पढ़ने वाले हैं। We are going to study that device again। एक लार्ज 5 मार्क्स का क्वेश्चन जैसे डीसी मोटर था, ऐसे ही एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। किस तरीके से? यू नो दैट we will go with the definition, then we will go with the working principle, construction, diagram, working, हम लोग उसे कहाँ यूज करते हैं, बाकी अदर चीजें।
ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट पॉइंट, बट आई थिंक मैं आपके दिमाग में अभी ये चीज क्लियर कर पाया हूं कि हमारे जनरेटर में कौन सा फैक्टर चेंज होने वाला है। तो ये डाउट मैं ऑलरेडी पहले ही क्लियर कर देता हूं, क्योंकि जब जनरेटर आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ते तो आपके दिमाग में आता है सर घुमाना ही क्यों, क्योंकि अगर आपने फ्लक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो आपके पास तरीके तीन हैं, हम ऐसे भी बना सकते हैं ऐसे भी, बट यही तरीका क्यों प्रेफर किया गया फ्लक्स चेंज करने का, ताकि वोल्टेज बने, ताकि करंट बने। सो व्हाई दिस मेथड इज बीन ऑपरेटेड, आई थिंक एम आई क्लियर विद दैट। ओके, सो विद दैट नोट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस पॉइंट, हम लोग इसे डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट एक चीज और जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज योर रूल टू find out direction of induced current. Direction of induced current. So in the yesterday's lecture, means in the previous lecture, we discussed that the direction of induced current according to Lenz is always opposite to the direction of cause of production. अगर नॉर्थ पास आ रहा है तो उसे पास नहीं आने दिया जाएगा, तो इसलिए सामने वाले कॉइल में नॉर्थ पोल बनना है और नॉर्थ पोल के लिए करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। सो लेंजेस लॉ ने हमें सबसे बेस्ट एप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट दिया कि करंट का डायरेक्शन हमेशा वैसा होगा जो कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करेगा, बस एक जनरल एस्पेक्ट था। बट this law, mean the law that we have discussed, was not specific about the position, means direction, कि यार लेफ्ट होगा कि राइट होगा कि ऊपर नीचे, ऐसा कुछ नहीं बताया। बस ये बोला कि जो भी आप कॉज ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, तो करंट कुछ इस तरीके से बनेगा कि वो उसे अपोज करेगा, बस अपोज करेगा। अब आप ढूंढो कैसे करेगा। सो फॉर दैट पॉइंट एक और रूल आगे सामने आया जिसे हम लोगों ने नाम दिया व्हाट, Fleming's right hand rule. Please, अब आपका, और you can say in this chapter this is your third rule, और मैं एक बार सारे रूल लिख देता हूं। Maxwell right hand thumb rule, Maxwell right hand thumb rule, ये किस चीज के लिए है? It is for magnetic field. इस बात को याद रखिए प्लीज। This rule, Maxwell right hand thumb rule, is used to find out the direction of magnetic field. Then हम लोगों ने ये क्या पढ़ा हुआ है? Fleming's left hand rule. This is used to find out the direction of force. Whenever a current carrying conductor or a charged particle is placed inside a magnetic field, तो उसे फोर्स एक्सपीरियंस होगा और उस फोर्स के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और आज का जो रूल है वो किसके लिए है? करंट के लिए। तो देखिए इस चैप्टर में तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो चलती आई है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स। ये तीन ही मेन चीजें हैं, बार बार इन्हीं के बारे में बात हो रही है। पहले क्या किया? करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाई। अब जब करंट से मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके लिए रूल निकाला। अब अगर उस करंट कैरिंग कंडक्टर को जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, अगर उसे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो फोर्स बनता है, ये समझा। अब क्या हुआ कि अगर किसी भी बॉडी पे हम मैकेनिकल एनर्जी लगाएं, कल देखा था ना लास्ट लेक्चर में, वी हैव टू अप्लाई द मैकेनिकल एनर्जी सो दैट ताकि फ्लक्स चेंज हो, ताकि वोल्टेज बने, ताकि करंट बन जाए। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड बनाई करंट की वजह से, वो देखा। फिर फोर्स लगाना सीखा कि किसी भी कॉइल पे फोर्स कैसे लगता है, कितना लगता है, उसका रूल सीखा। कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में करंट बनाना सीखा कि करंट कैसे बनता है। तो आप बोल सकते हो मैग्नेटिक चैप्टर के तीन अलग अलग हिस्से हैं। फर्स्ट हिस्सा टू मैग्नेटिक फील्ड बनाना, जहां पे हमने बी बनाया, उसके फॉर्मूले बनाए, उसकी डायरेक्शन। सेकेंड हमने फोर्स लगाया, चाहे चार्ज पार्टिकल पे, चाहे करंट कैरिंग कंडक्टर पे, और उससे डीसी मोटर बनाई। थर्ड पार्ट जो मैंने आपके साथ लास्ट लेक्चर में शुरू किया था, नियर आई थिंक लेक्चर नंबर 8 में, लास्ट लेक्चर में शुरू किया था, करंट इंड्यूस करना, और आज हम उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो विद दैट चलिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेटमेंट सेज दैट, rule states that if we stretch
if we stretch our thumb, comma, first finger and middle finger of our right hand mutually मतलब आपस में, mutually perpendicular to each other, then if thumb represent direction of force applied, comma, first finger represent direction of magnetic field, then the direction of induced current. So what direction? Then the direction of induced current will be given by middle finger. Am I clear to that? Okay, so what does Fleming's right hand rule says? तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल वैसे ही लगेगा जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। अब यहां पे आपको संभल के चलना है। लेफ्ट हैंड रूल फोर्स की डायरेक्शन बताता है, बट फोर्स कब लगेगा? जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट देंगे। तो जब आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होगा, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। आज है करंट इंड्यूस करना, तो वो हम करेंगे राइट हैंड रूल से यूज। तो करंट की डायरेक्शन निकालनी है तो राइट को यूज करो, और फोर्स इंड्यूस निकालना है तो लेफ्ट को यूज करो। हाँ, कॉन्सेप्ट इज सेम फॉर थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, आपस में होना चाहिए, और तरीका भी वही है, FBI, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। बट इस बार बोलने का तरीका जैसे मैंने लेफ्ट हैंड रूल में कहा था, द थिंग विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस, वो चीज जो बनने वाला है वो हमेशा लास्ट में बोलना है, क्योंकि वो तभी बनेगा जब बाकी अदर दो फैक्टर दिए जाएंगे। सो अगर हम करंट बनाना चाहते हैं तो हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड होगा और जब हम फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स से या तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बदलेगा, या कॉइल का एरिया बदलेगा, या कॉइल का थीटा बदलेगा। अब आप वो फोर्स क्या चेंज करने के लिए लगाते हैं, दैट इज योर चॉइस, बट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, तीनों में से कुछ भी चेंज कर सकते हैं, वो हमारे डिजाइन पे रहेगा। तो अगर हम ये फोर्स लगाते हैं, if the thumb represents force, first finger represents the magnetic field, then the middle finger will show the direction of induced current। तब ये मिडिल फिंगर आपको बताएगा कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगा। यहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस हो रहा था लेफ्ट में, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड और करंट पहले बोले, फिर बोला कि थंब फोर्स बताएगा, क्योंकि ये दोनों होंगे तो फोर्स होगा। बट आज क्या है कि आज फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो क्या बनने वाला है, तो ही इंड्यूस करंट बनने वाला है। Got it? So this is your Fleming's right hand rule. So everyone, please note it down the rule to find out the direction of induced current. So this is your Fleming right hand rule, and it is my request, please जहां पे आपने right hand rule लिखा है तो एक नोट बना के मार्जिन पे मेंशन कर लीजिए that which rule is being used to indicate what, कि कौन सा रूल क्या बताता। तो एक बार हाईलाइट या कहते हैं ना, समराइज कर लीजिए। मैक्सवेल राइट हैंड रूल मैग्नेटिक फील्ड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फोर्स, और नीचे मेंशन कर लेंगे फ्लेमिंग RH यानी राइट हैंड रूल फॉर द इंड्यूस करंट। यानी कौन सा रूल क्या चीज बताने के लिए है ये मैटर करता है, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, सो विद दैट नोट, अब हमें मालूम है कि करंट कैसे बनाते हैं, क्या चेंज करना पड़ेगा और हम उसकी डायरेक्शन निकालना। So let's start with the device जो इस पे वर्क करेगा, means electric generator। तो चलिए let's start with the topic और let's start with the device electric generator। So electric generator,
एंड अगेन इट इज बीन इंपॉर्टेंट। ऑब्वियस सी बात है, जो चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो सीबीएसई और एनटीएससी दोनों के लिए है, मतलब मोस्टली। ओके, तो ये ऑब्वियस सी बात आपका सीबीएसई का भी है, इट इज द पार्ट ऑफ सीबीएसई प्लस इट इज ऑल्सो बीन द पार्ट ऑफ एनटीएससी, दोनों में क्वेश्चंस आते हैं। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर? लेट अस डिफाइन, चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सो इट इज एन electrical device. It is an electrical device which converts mechanical energy into electrical energy. So ये वो डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करके देगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गॉट इट? नाउ वर्किंग प्रिंसिपल, तो इसका वर्किंग कॉन्सेप्ट क्या है? तो आज जो हम लोगों ने कल सीखा वही हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है कि दैट व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस, जब भी किसी भी कॉइल के रिस्पेक्ट का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल में क्या बनेगी? वोल्टेज बनेगी, जिससे आगे जाके करंट बन सकता है और बनेगा ही। सो व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज whenever magnetic flux link with coil changes, then a voltage, or you can say in future उसका करंट ही बनेगा, current will set up across the coil, तब आपके पास वोल्टेज या फिर करंट कॉइल में बनने वाला है। सो दिस इज योर वर्किंग प्रिंसिपल। ओके, यानी किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है? तो डेफिनेशन, वर्किंग प्रिंसिपल। नाउ द थर्ड थिंग जो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, दिस इज योर डायग्राम। बट बिफोर गोइंग टू द डायग्राम आई वांट टू आल्सो क्लैरिफाई द टाइप्स ऑफ जनरेटर। तो मैं जनरेटर के टाइप्स को और क्लैरिफाई कर देता हूं क्योंकि हमें इस पे वर्क करना है। ओके, मोटर्स में जैसे मैंने आपको बताया देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मोटर, डीसी मोटर एंड एसी मोटर। बट जनरली मोस्ट ऑफ द प्लेस, जितनी भी जगह पे हम लोग काम करते हैं, हम लोग ज्यादातर डीसी मोटर्स को यूज करते हैं। ओके, सो अब आ जाते हैं हमारे टाइप्स ऑफ जनरेटर। यहाँ पे जनरेटर आपके टू टाइप्स के हैं। नंबर वन, एसी जनरेटर means the generator which produce the alternate current। बात करेंगे कि क्या है, कैसा है। Second is your DC generator, means the generator which produces the direct current। So there are two types of the generator, AC generator and DC generator। और इस लेक्चर में हम दोनों ही डिस्कस करने जाएंगे। एक जनरेटर को पूरा इलैबोरेट मैं करूंगा, बट एक जनरेटर मीन डीसी जनरेटर का वर्क मैं आपके ऊपर लेफ्ट करूंगा। ओके, उसके बारे में हिंट दूंगा, बट उसका होमवर्क आपकी तरफ से होगा। सो वी विल स्टार्ट विद दैट। सो वी हैव डेफिनेशन, वर्किंग प्रिंसिपल एंड टाइप। ओके, इनिशियली लेट मी क्लियर, आई एम गोइंग टू डिस्कस द डायग्राम ऑफ एसी जनरेटर। तो मैं आपसे किसका डायग्राम डिस्कस करने वाला हूं? एसी जनरेटर का डायग्राम डिस्कस करने वाला हूं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एसी जनरेटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर गोइंग टू द डायग्राम, प्लीज राइट डाउन दिस डेफिनेशन, वर्किंग प्रिंसिपल एंड टाइप्स। प्लीज ये नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम। चलिए डायग्राम पे वर्क करना शुरू करते हैं। सो डेफिनेटली अगर हमें करंट बनाना है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। सो टू हैव द मैग्नेटिक फील्ड we are using the magnets। so हम यूज कर रहे हैं क्या? दो मैग्नेट्स यूज कर रहे हैं, सिमिलर, नॉर्थ एंड साउथ पोल। यू ऑल नो दैट। इस स्पेस को लीव क्यों करते हैं ये आप जानते हैं। ओके, अब इतना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। सो व्हाट वी हैव टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी कंस्ट्रक्शन का पहला पार्ट हमें मिल गया कि क्या चीज चाहिए? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। डेफिनेटली अब उसमें हमें क्या चाहिए? कॉइल भी चाहिए। So we need a coil, and let us, I have given the name of the coil जो हम लोगों ने मोटर में लिया था, P
it is being Q, it is being R, and this is being S. So we have a coil PQRS with various number of turns, and the magnetic field would be direction from north to south. ओके, अब मैं टर्न के बारे में एक बार बात कर लेता हूं. तो बिफोर दैट प्लीज एक बार यहाँ पे नोट आएगा हमारा प्लीज, क्योंकि साथ के साथ चलते जाते हैं. सो व्हाट इज द वोल्टेज व्हिच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉइल. एक कॉइल में कितना वोल्टेज बनेगा, मींस द फ्लक्स चेंज इन अ कॉइल डिवाइडेड बाय इन अ गिवन टाइम इंटरवल. यही तो हम लोग पढ़ते हैं हमेशा, फैराडे का लॉ यही था कि ये वोल्टेज बनता है, बट किसमें, वन कॉइल में. एक कॉइल का बात हुआ है, क्योंकि अब तक जितना भी डिस्कस किया हमेशा हम लोगों ने एक कॉइल को डिस्कस किया. वन कॉइल मींस अ कॉइल विद वन टर्न, मैग्नेट पास आ रहा है, दूर जा रहा है, कोई भी कॉन्सेप्ट जो हम तरीका लगा सकते हैं टू चेंज द फ्लक्स. बट व्हाट वुड हैपन अगर मेरे पास वन कॉइल के बजाय इफ आई हैव 10 नंबर ऑफ कॉइल. तो अगर एक कॉइल इतना ईएमएफ यानी वोल्टेज बनाता है तो n 10 कितना बनाएगा, we will multiply. तो बताइए n number of coil, so for n turns of coil, अगर coil के पास n number of turn हो तो हमारे पास वोल्टेज कितना बनेगा, V is equal to n times of change in flux by change in the time. So जब भी हमारे पास n number of turns होंगे हमारा वोल्टेज हमेशा n times इंक्रीज होगा, क्योंकि ये एक टर्न में अगर इतना है तो n में सीधी सी बात है. तो ऑब्वियस सी बात है हम चाहते हैं कि वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा बने ताकि करंट ज्यादा हो. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. तो इसका मतलब अगर हम ज्यादा करंट चाहते हैं कॉइल में तो हमारा वोल्टेज n टाइम्स ऑफ क्या होना चाहिए, d∅dt. ओके, तो इस बात को आपको याद रखना है. ओके, तो ये n टाइम्स है. तो अगर मैं चाहता हूं कि वोल्टेज अच्छा बने तो नंबर ऑफ टर्न ज्यादा देने पड़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा दूंगा. ओके, और हम लोग इसे वापस से क्या बुलाएंगे, इफ यू रिमेंबर द सेम आर्मेचर, द सेम नेम. अभी तक कंस्ट्रक्शन वही चल रही है जो डीसी मोटर की थी. ओके, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स पहला पार्ट सेम है, आर्मेचर सेम है, वेरियस नंबर ऑफ टर्न्स और वेरियस नंबर ऑफ कॉइल. और अगर आप मुझे रिवाइज करके दे, दीज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल और द वाइंडिंग्स आर जनरली ऑफ व्हिच वायर, जनरली ऑफ कॉपर वायर. तो कॉपर वायर की ही वाइंडिंग होगी. ओके, मैग्नेटिक फील्ड वुड बी नॉर्थ टू साउथ. ओके, नाउ अब थोड़ा सा चेंज वाला पार्ट है, वो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे. सो हियर वी हैव अ रिंग. हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक रिंग है. यहाँ पे वी हैव अ रिंग हियर, होलो रिंग. रिंग तो समझते हैं जो अंदर से होलो. सो वी हैव वन रिंग R1. क्या नाम दे देते हैं इसको, R1. एंड दिस R1 रिंग इज कनेक्टेड टू P. किसके साथ कनेक्टेड है, P के साथ कनेक्टेड है. ओके, S जो एंड है वो रिंग के अंदर से होते हुए, प्लीज चेक दिस आउट, द S एंड का जो वायर है वो R1 रिंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं है. सो इफ दिस इज द R1 रिंग, सो S एंड, सो इफ दिस इज द R1 रिंग, सो S एंड का जो वायर है इट इज गोइंग लाइक दैट थ्रू द रिंग. वो रिंग से ऐसे जा रहा है, मींस देयर इज नो कनेक्शन, कोई टच नहीं हो रहा है. यानी R1 का S के साथ कोई लिंक नहीं है, और वो S का R1 से होते हुए वो अपनी एक नेक्स्ट रिंग के साथ जाके कनेक्ट हो रहा है. सो S का अपना एक सेपरेट रिंग है. ओके, सो इट आल्सो हैव अ सेपरेट रिंग R2. ओके, सो इस बार क्या हुआ डीसी मोटर में, और यहाँ पे जो चेन था, डीसी मोटर कंटेन टू स्प्लिट रिंग्स. व्हाट वाज दैट, स्प्लिट, S-P-L-I-T, split, two half rings थी. But these rings are known as, if I give the name of that, अगर मैं इनका नाम लिखूं, so these rings are called as slip rings. Please, what do you call these rings? Slip, S-L-I-P, slip rings. Okay, इनका काम वही होगा जो स्प्लिट रिंग का होता है. The work और the performance वही है. हम लोग अभी वर्किंग में चेकआउट करेंगे, बट यहाँ पे कंप्लीट रिंग है. तो R1 P के साथ परमानेंट अटैच है, R2 S के साथ परमानेंट अटैच
Now R1 would be connected with a carbon brush B1 and R2 is being connected with the carbon brush B2. तो हमारे पास फिर से वही दो कार्बन ब्रशेस हैं, सो इन्हें क्या बुलाते हैं, कार्बन ब्रश. सो कार्बन ब्रशेस. एंड यू ऑल नो दैट व्हिच मटेरियल इज ऑलवेज बीन प्रेफर्ड टू मेक द कार्बन ब्रशेस. कार्बन ब्रशेस को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, ग्रेफाइट. वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. व्हाई द ग्रेफाइट, कंडक्टिविटी इज गुड, बट द सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आप लोगों ने मेंशन की थी वाज लेस वियर एंड टियर प्रॉपर्टी. मतलब उखड़ता और घिसता बहुत कम है. ओके, नाउ द B1 and B2 end will be connected across galvanometer. ओके, तो किसके अक्रॉस कनेक्टेड होंगे, they would be connected across galvanometer. So you all know that what is galvanometer. Galvanometer is a device which shows the magnitude as well as the direction. ओके, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं जो शायद मैं यहाँ पे लिख नहीं पाता. लाइक गैल्वेनोमीटर क्या है, वाई कॉपर यूज किया गया, वाई कार्बन ब्रशेस आर यूज. अगर मैं वो क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन नहीं करता हूँ, बट आई एम स्पीकिंग ऑन दैट, मैं उसे इलैबोरेट करके बोल रहा हूँ. So it is my request, you are all in the 10th class, NTSC और CBSE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, and I am pretty sure आप लोग सारे understood हैं importance of all these studies. आप studies की importance को लेके understood हैं. So studies को हमेशा वैसे मत बनाइए कि टीचर ने बोर्ड पे लिखा, नोट्स बना दिया, आपने नोट्स कॉपी मार लिए, रख लिए, काम खत्म. ये रखने वाला काम अगर होता तो बेटा हमारा मैग्नेटिक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी यानी अब तक जो हमने 2.5 मंथ है, तो अब तक हम अपना सिलेबस बंद कर चुके होते. वी विल क्लोज आवर सिलेबस इटसेल्फ. ओके, बट आई एम टेकिंग प्रीटी मच टाइम. इलेक्ट्रिसिटी पे हमने टाइम दिया, हमने यहाँ पे मैग्नेटिक पे प्रॉपर टाइम दे रहे, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड. हमारे पास सफिशिएंट टाइम है आगे. ओके, अगर आप एनटीएससी में भी लुकआउट कर रहे हैं तो हमारे पास टाइम है. तो बाय द एंड ऑफ जुलाई वी कैन कंप्लीट आवर सिलेबस आराम से. बट द सिलेबस वुड बी कंप्लीटेड एंड इट शुड बी कंप्लीटेड इन सच अ मैनर कि लास्ट में जाके आपको ये कॉन्सेप्ट ना होना पड़े, ओके सर जनरेटर क्या होता है, मुझे तो आता ही नहीं, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, आई डू नॉट नो. लास्ट में जाके ये डाउट नहीं आने चाहिए कि मुझे कॉन्सेप्ट नहीं मालूम. लास्ट में आके क्या डाउट होने चाहिए, लास्ट में हमेशा न्यूमेरिकल्स डाउट होंगे, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग कोई डाउट हो सकती है, वो डाउट होंगे. एंड दैट इज द मेन सिनेरियो जो हर साल मैं आप लोगों के साथ प्रेफर करने का कोशिश करता हूँ कि वन टाइम थ्रो करना है, एक बार शॉट लगाना और ऐसा लगाना है कि आउट ऑफ पार्क जाए. बार बार नहीं ट्राई करना है, बार बार नहीं देखना कि चलो आज नहीं तो कल हो जाएगा, अभी तो पेपर बहुत दूर है बाद में देख ले. अभी वन टाइम प्रॉपर टाइम ले लीजिए, आराम से एक्सप्लेन. कुछ ऐसा नहीं है, आप भी जानते हो कि एक लेक्चर में हम बहुत लंबा टॉपिक खींच के लेके गए. इट इज नॉट बीन अ मैंडेटरी पार्ट. ये होगा जब आप 11th और 12th में आएंगे ना, तो सिलेबस वाइडर होगा तो थोड़ा स्पीड अप बढ़ेगा, बट उसमें भी एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट होगा. अभी तो हमारे पास लिमिटेड सिलेबस है फिजिक्स का, एंड आई एम जस्ट ओनली आल्सो थिंकिंग कि यू आर आल्सो वर्किंग ऑन केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे भी वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए ऑब्वियसली बात है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों ही मिलके साइंस बनाते हैं, इसलिए हम लोग गैप भी ले रहे हैं. तो इसलिए वन टाइम थ्रो करना है, बेस्ट थ्रो करना है. तो अगर मैं कोई चीज का डेफिनेशन यहाँ पे लिखना भूल जाता हूँ, बट आई विल ऑलवेज स्पीक लाइक गैल्वेनोमीटर. I say galvanometer is a device which is used to measure the magnitude as well as the direction of the current. तो अगर आपको ये important लगता है, और इतना लगना चाहिए और आपको मालूम होना चाहिए कौन से वर्ड जो सर बोल रहे हैं वो important है, जो मुझे नोट करने चाहिए, तो अपने मार्जिन पे वो ऊपर वाला जगह वो क्या है, अरे भरो ना उसे, फिल करो, स्टार बनाइए, नोट बनाइए, लिख दीजिए, काम खत्म. सो जहां पे मैं अगर कोई चीज स्पीक कर जाता हूं तो आप उस वर्ड को, लेक्चर वीडियो का बेनिफिट ये है, हमारे पास डिसएडवांटेज ये है कि हम लोग फेस टू फेस नहीं है, बट यहाँ पे एक एडवांटेज है कि आप उस लेक्चर को जब चाहे वापस रिपीट करके देख सकते हो. क्लासरूम में एक बार जो लेक्चर हो गया, क्या आप उसे रिपीट कर सकते हो? आपने अभी सुना, क्या आप उसे शाम को घर पे जाके रिपीट टेलीकास्ट कर सकते हो? नहीं हो सकता. बट ये वीडियो लेक्चर का एडवांटेज है कि ये आपके पास पर्सनली है, परमानेंट.
जब आपका मन करे तब आप इसे रिपीट करके देख सकते हो, किसी डाउट को पिक कर सकते हो, किसी पॉइंट को डिस्कस कर सकते हो। अब आप चाहे जितनी बार मैंने डायग्राम कैसे बनाया आप देख सकते हो, क्लासरूम में तो एक बार ही होता है। सो दैट इज द एडवांटेज जो आपको उठाना है। ओके, तो चलिए, वी हैव द डायग्राम एंड आई थिंक आई एम क्लियर विद द डायग्राम। डन ना? नाउ प्लीज इस पॉइंट को लिख लेना। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स है तो वोल्टेज n टाइम्स हो जाएगा। तो और अगर वोल्टेज n टाइम्स होगा तो I इज इक्वल टू V बाय R, और अगर आप V की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा? n इनटू चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम डिवाइडेड बाय R। सीधा सा बात है। तो अगर आप n टर्न्स करते हो तो करंट भी n टाइम्स बढ़ जाएगा। इसलिए जनरेटर में आर्मेचर पे जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे करंट उतना ही अच्छा, स्ट्रॉन्ग, हायर मैग्नीट्यूड का बनेगा। गॉट इट? ओके, now let's jump to the second part. After the diagram we are jumping on the construction. Now as I told you कि यहाँ पे कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जो मैं आपकी तरफ छोड़ रहा हूँ, मीन्स आपके लिए छोड़ रहा हूँ। So now the construction is going to be your homework. ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग करेंगे और आप लोग मुझे स्पेसिफाई भी करेंगे that we have done it. So all the 10th class NTSC जो इस चीज को देख रहे हैं, so please जैसे ही आप इस लेक्चर को ओवरकम करते हैं और आपके पास आपका होमवर्क होगा जो मैं आपको बताऊंगा, तो पहला होमवर्क मिल चुका है क्या? कंस्ट्रक्शन। तो ये एसी जनरेटर का पूरा होना चाहिए। डेफिनेशन आई हैव गिवन, वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया, डायग्राम बता दिया, टाइप्स बता दिए, बट कंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे। एंड वंस यू कंप्लीटेड यू विल सेंड द फीडबैक टू मी ऑन द व्हाट्सएप, जो आप जानते हो ग्रुप में अंदर। तो ये फीडबैक मुझे वापस चाहिए प्लीज। जैसे ही आपका कंप्लीट होता है विद योर नेम, सर, मी, सुमित, जो भी हमारे क्लास फेलोज हैं, प्लीज सुमित सर, आई एम सुमित एंड आई हैव डन द कंस्ट्रक्शन एंड माय होमवर्क फॉर द जनरेटर। मुझे वो चेक करना है, मुझे वो देखना है। ओके, सो अभी यही तरीका है फीडबैक लेने का। तो प्लीज ये होमवर्क मैं आप पे छोड़ रहा हूँ और आई थिंक आप कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स वही है यार जो एसी डीसी मोटर में थे, आर्मेचर वही मालूम है। ओके, एक चीज यहाँ पे बदली है, स्प्लिट रिंग की जगह पे स्लिप रिंग्स आ गई और कार्बन ब्रशेस हैं। और एक और चीज बदली है, जहां पे यहाँ पे डीसी मोटर में बैटरी कनेक्टेड होता था वहां पे गैल्वेनोमीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे करंट का सोर्स कनेक्टेड नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वर्किंग। ओके, सो कंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू बी योर होमवर्क। तो अब आ जाते हैं वर्किंग पे। तो चलिए मैं आपके साथ अब वर्किंग डिस्कस कर लेता हूं। सो नाउ द पॉइंट इज, हमने कौन सा तरीका सबसे बेस्ट रखा था इफ यू वांट टू प्रोड्यूस द करंट। तो इफ यू वांट टू प्रोड्यूस द करंट हमें वोल्टेज बनाना पड़ेगा। वोल्टेज बनाने के लिए फ्लक्स चेंज होना चाहिए और फ्लक्स को तीन तरीकों से चेंज कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड एंगल। और इन तीनों में से कौन सा प्रैक्टिकली सबसे अच्छा था जो हम सेलेक्ट करने वाले थे? चेंजिंग दी एंगल। एंगल चेंज करने के लिए चीज को घुमाना पड़ेगा। सो लेट अस रोटेट दी आर्मेचर। ओके, पहली बात मैं आपको बता देता हूं क्या चेंज करने वाले हैं? थीटा, जो कि एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो या तो कॉइल को घुमा दीजिए, क्या घुमा दीजिए? आर्मेचर को घुमा दीजिए। मैग्नेट को फिक्स रखिए, इफ दिस इज द मैग्नेट, दिस इज द आर्मेचर। तो मैग्नेट को फिक्स रखो और आर्मेचर को घुमा दो। तो आर्मेचर का एरिया वेक्टर दे, जहां पे फेस होता है वही एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर यहां लग रही है, एरिया वेक्टर यहां 90 डिग्री, और जैसे जैसे ये बदलता जाएगा होगा। या फिर दूसरा तरीका एंगल चेंज करने का एक और भी तरीका है, आर्मेचर को फिक्स रखिए और मैग्नेट को इसके चारों तरफ घुमा दीजिए। ये आपकी चॉइस है। तो शायद समटाइम्स ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन बनता है कि कैन द करंट बी प्रोड्यूसेस, कैन द करंट बी प्रोड्यूसेस if armature is fixed and magnet is revolve around the armature। अगर आर्मेचर को फिक्स कर दे और मैग्नेट को घुमा दे, क्या करंट बन सकता है? डेफिनेटली बन सकता है। Why? That if ऐसा करते हैं तो हमारा थीटा फिर से चेंज होगा, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, फ्लक्स चेंज होगा तो वोल्टेज बनेगा करंट। ये वैसा ही है जैसा फर्स्ट पार्ट है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करने के लिए क्या कर रहे थे? मैग्नेट को आगे पीछे मूव कर रहे थे। क्या ये पॉसिबल है कि मैं मैग्नेट को फिक्स करके कॉइल को आगे पीछे मूव कर लूं? तभी भी तो हो सकता है ना। तो वो काम कैसे भी करो, काम होना चाहिए, एक चीज को घुमाना है ताकि एंगल बदले। ओके, तो आउटपुट तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे।
ओके, तो चलिए हम आर्मेचर को घुमाते हैं। तो आर्मेचर को घुमाने के लिए मैंने यहां से एक शाफ्ट ली है। सो दिस इज एसी जनरेटर, मैं रब कर दे रहा हूं, आप लोगों ने मेंशन कर लिया। सो आई एम टेकिंग हियर अ शाफ्ट। ये क्या है? इट इज कॉल्ड एज शाफ्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं व्हाट इज शाफ्ट। So shaft word basically, as you all know that my background is engineering and especially mechanical engineering and I was interested in automobile. तो automobile यानी vehicles पे मेरा ज़्यादा वर्क और इंटरेस्टिंग पार्ट रहा है along with the physics। तो अगर फिजिक्स के साथ देखें तो automobile was is my favorite part, तो इसी पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। So what is the shaft? तो shaft word is being taken from that mechanical engineer department, जो ये रिप्रेजेंट करता है that if we want to transfer the motion, अगर हम मोशन को ट्रांसफर करना चाहते हैं बॉडी ए टू बॉडी बी, मतलब बॉडी ए के पास मोशन है, मतलब इसके पास कोई मोशन है, बॉडी घूम रही है, इसके अंदर इंजन घूम रहा है, और हम बॉडी बी को घुमाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? बॉडी ए के पार्ट को बॉडी बी के पार्ट के साथ रॉड के साथ कनेक्ट कर देंगे by using a solid rod। क्या? solid rod, एक रॉड यूज कर लेंगे बट सॉलिड होना चाहिए। ओके, तो अगर हम ये यूज करते हैं, अगर हम ऐसे यूज करते हैं, ओके, सॉलिड भी होता है और कई बार होलो भी होता है, तो वो डिजाइन पे डिपेंड करता है कि होलो शाफ्ट होनी चाहिए या सॉलिड। ओके, और 11th क्लास में आपको थोड़ा सा मैं आपको हिंट भी दूंगा, और जब आप इन फ्यूचर इंजीनियरिंग के साथ जुड़ते हैं, मतलब फिजिक्स के साथ जुड़ते हैं, तो आपको पता चलेगा कि होलो ज्यादा इफेक्टिव होता है या सॉलिड, वो बात की बात है। बट बॉडी ए के पास मोशन है, बॉडी बी तक पहुंचाना है, तो उसको कनेक्टिंग एक मीडियम चाहिए हमें, जो बॉडी ए से मोशन को बॉडी बी तक ला सकता है, ताकि जब बॉडी ए घूमे तो ये शाफ्ट भी घूमे, और ये शाफ्ट किसके साथ कनेक्ट है? बी के साथ, ताकि बी भी घूमे, और इस तरीके से हम ए वाले पार्ट से बी वाले पार्ट को भी रोटेट कर सकते हैं। ओके, ये चीज आप लोगों ने प्रैक्टिकली देखा होगा। यू हैव सीन एट द बॉटम ऑफ द बस और ट्रक, बस और ट्रक के नीचे पाइप और एक रॉड सा होता है जो गोल गोल सा घूमता रहता है, आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा। ओके, नीचे होगा, व्हीकल्स में नहीं दिखता हमारी वाली में, बट हमारे बस और ट्रक्स में होता है। क्यों? क्योंकि बस और ट्रक का इंजन कहां पे होता है? इंजन बस और ट्रक का है फ्रंट पे, कहां पे? फ्रंट साइड, तो इंजन आगे रहता है, बस का हो या ट्रक का हो। बट सिंस यू नो दैट बस और ट्रक्स का मेन पर्पस है लगेज और पैसेंजर को कैरी करना, मींस हैवी मास को कैरी करना, भारी वजन को कैरी करना, तो इसके लिए हमें जो इंजन की ताकत है, इंजन का जो मोशन है, जो मूवमेंट है, वो हमें चारों टायरों पे देना पड़ता है। कौन से टायरों पे? चारों टायरों पे। और ऐसी गाड़ी जिसमें मोशन चारों टायरों पे जाए, हम उसे क्या बुलाते हैं? 4WD या FWD। 4WD means 4W means wheel, D means drive, 4 wheel drive। ओके, और कुछ गाड़ियों या कार पे 4X भी लिखा होता है, X से, ये आप लोगों ने देखा होगा, महिंद्रा की बहुत सारी गाड़ियों पे, सफारी पे, बुलेरो, इन सब पे लिखा रहता है। इसका मतलब है कि इंजन की जो पावर है वो चारों व्हील्स पे जा रही है, क्योंकि उन्हें सामान बहुत ज्यादा लिफ्ट करना है। तो आगे इंजन है, तो आगे के टायर तो कनेक्ट कर दिया आपने इंजन के साथ, अब सवाल है कि पीछे वाले टायरों तक आप लोग मोशन कैसे पहुंचाएं। अब ऐसा तो है नहीं कि पीछे वाले टायरों के लिए एक अलग से इंजन लगाया जाएगा, तो उसी इंजन की मोशन को पीछे वाले टायरों तक पहुंचाने के लिए एक रॉड लगाई जाती है, वो आप देख सकते हो। ट्रक और बस में वो थोड़ा सा, क्योंकि ट्रक और बस का जो हाइट है ना वो ग्राउंड से ज्यादा होता है, इसे बोलते हैं ग्राउंड क्लियरेंस, तो ये ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होता है तो हमें दिख जाता है वो आराम से। ओके, तो वहां पे आप देखोगे कि वो रॉड घूमता रहता है, तो उसी रॉड को क्या बुलाते हैं? शाफ्ट। तो आई थिंक मैं क्लियर हूं कि शाफ्ट वर्ड क्या है, और ये चीज हमारे जनरेटर में भी है। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, शादियों में, फंक्शन में हमारा मेन है भाई, अटेंड किया, नाचे गाए, डीजे पे नाचे, खाना खाया, घर चल दी। अब मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, इन फ्यूचर अगर जिन लोगों ने जनरेटर नहीं देखा है, तो आपसे अगर इन फ्यूचर, अभी तो नहीं बेटा, बट इन फ्यूचर अगर किसी फंक्शन को अटेंड करते हो,
तो नाचो गाओ एंजॉय खाना खाओ, पर एक बार थोड़ा वो कहते हैं ना वो टेंट के पीछे चले जाओ एक बार, अगर लोकली बात करूं, और वहां पे आपको जनरेटर मिलेगा, उसे टच नहीं करना है बट आप उसे केवल विजुअलाइज कर सकते हैं। तो उसके दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा जो इंजन वाला हिस्सा है जिसमें डीजल वगैरह डाल के उसे चलाया जाता है, और उसके साइड में एक बॉक्स होता है जिसे एल्टरनेटर बुलाते हैं। एल्टरनेटर जनरली वही जनरेटर है, हम पूरे बॉडी को जनरेटर बुलाते हैं बट टेक्निकली देखा जाए तो वो जो बॉक्स है वही जनरेटर है। ओके, वो आगे वाला वो डीजल इंजन कहलाता है। अब देखो जब डीजल इंजन चलेगा, जैसे गाड़ी का इंजन चलता है तो मोशन आता है तो चीजें घूमती हैं, तो अब हमें किसको घुमाना है, आर्मेचर को। तब आर्मेचर को कैसे घुमाएं, अब घुमाने को तो आप हैंड से भी घुमा सकते हो बट लगातार थोड़ी होगा, तो हम क्या करते हैं, जो इंजन की ताकत आ रही है, जो इंजन घूम रहा है, तो इंजन से एक रॉड लाके उसे किसके साथ कनेक्ट कर देंगे, आर्मेचर के साथ। जैसे आगे वाले इंजन आगे और वहां से पीछे वाले व्हील्स पे अगर पावर देनी है तो हम लोग वो रॉड कनेक्ट करते हैं, वही कर रहे हैं हम। इंजन से एक रॉड कनेक्ट कर देंगे आर्मेचर के साथ, जिसे हम लोग शाफ्ट बुलाएंगे। ठीक है, तो जब इंजन घूमेगा तो शाफ्ट भी घूमेगी, और शाफ्ट किसके साथ कनेक्ट है, आर्मेचर के साथ, तो आर्मेचर भी घूमेगा। और जब आर्मेचर घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है और आर्मेचर इसके अंदर घूम रहा है, और जब आर्मेचर घूमेगा तो थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो वोल्टेज बनेगा, और वोल्टेज बनेगा तो करंट बनेगा। आई थिंक मैं ओवरव्यू क्लियर हूं, तो चलिए अब इसे डिटेल में पढ़ते हैं। तो लेट्स सपोज हम इसे घुमा रहे हैं और ये घूम कुछ इस तरीके से रहा है कि PQ जो है वो आउटवर्ड मूव कर रहा है, ये वाला जो PQ है वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है, और जो RS है वो कहां मूव कर रहा है, इनवर्ड। ओके, एंड आई एम गोइंग टू टेक द सेम बुक एंड द सेम रेफरेंस, अगर आपको याद है तो, याद है PQRS। ओके, तो वही वाला है PQRS। तो इस बार क्या हो रहा है, PQ बाहर की तरफ मूव कर रहा है क्योंकि शाफ्ट यहां लगी हुई है और शाफ्ट इसे घुमाने वाली है। So PQ बाहर की तरफ मूव कर रहा है, RS अंदर, तो PQ इज मूविंग आउटवर्ड आपकी तरफ और RS मेरी तरफ अंदर की तरफ। ओके, और अगली बार जब 180 डिग्री रेवोल्यूशन हो जाएगा तो RS बाहर की तरफ और PQ अंदर की तरफ जाएगा। सो फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, चलिए पहले आधी साइकिल को पढ़ते हैं। ओके, सो द लेट मान लेते हैं हमने डायरेक्शन ऐसा रखा है, लेट PQ moves outward and RS moves inward। ओके, तो PQ बाहर की तरफ जा रहा है और RS अंदर की तरफ। तो चलिए करंट की डायरेक्शन निकालते हैं। सो टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट वी यूज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट यूज करना है भाई। सो फोर्स कहां लग रहा है, बाहर की तरफ, फोर्स इज मूविंग आउटवर्ड, PQ को देख रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड कहां है, नॉर्थ टू साउथ, फोर्स इज आउटवर्ड, तो करंट कहां जाएगा, P से Q। गेटिंग, सो द डायरेक्शन ऑफ करंट वुड बी फ्रॉम P टू Q। तो डायरेक्शन ऑफ करंट P से गया Q। अब आ जाइए RS पे, तो RS पे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, बट इस बार फोर्स कहां लग रहा है, अंदर की तरफ। सो थंब शुड बी इन इनवर्ड डायरेक्शन। सो थंब अंदर है, फोर्स अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, तो करंट कहां लगा, R से S। ओके, सो thus by using Fleming's right hand rule, the current through coil या फिर आर्मेचर, कुछ भी बुलाइए, थ्रू कॉइल इज फ्रॉम कहां से कहां, P से Q। ओके, Q से R में कोई करंट नहीं बनेगा क्योंकि आर्मेचर उधर ही है। ओके, ये बाहर मूव कर रहा है, ये अंदर। QR वाला जो फेस था, अगर आप इसे देखें, QR वाला जो फेस है वो वहीं का वहीं है, ऊपर ही है, बस यही लोग मूवमेंट कर रहे हैं। ओके, वो वहीं पे घूम रहा है अपनी एक्सिस पे, तो वो उसमें कोई करंट नहीं बनेगा। बट सिंस वो कंडक्टर है, क्योंकि कॉपर वायर है, तो जो P से Q करंट गया वो आगे Q से R जाएगा, फिर R से S जाएगा।
सो द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या बनी, P Q R S, मतलब P से Q, Q से R, R से S। अब ध्यान से देखिए, P से करंट कहां गया, Q, Q से R, R से S, S किसके साथ कनेक्ट है, R2, तो S से करंट आएगा रिंग R2 से। अब रिंग का काम वही है जैसा है कि अब ये घूम रहा है तो रिंग भी घूमेगा, बट ब्रश उसके ऊपर क्या करेगा, स्लाइड करेगा, ताकि अंदर वाला पार्ट घूमता रहे बट बाहर वाला ना घूमे। तो वही रूल है, वही एप्लीकेशन है जो रिंग्स की होती थी, बट यहाँ पे कंप्लीट रिंग है दोनों की अलग अलग। अब देखो इससे होगा क्या, तो R2 आया, ओके, तो P से Q, Q से R, R से S, S से R2, R2 किसके साथ कनेक्ट है, D2, D2 से कहां जाएगा, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से B1, B1 से R1, R1 से P, P से Q। आई थिंक करंट की डायरेक्शन क्लियर हुई। सो करंट हमारे पास बना, हमारे पास जो करंट बना वो कैसे बन रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट बना वो पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना, दिख रहा है ना, ओके। नाउ फॉर सेकेंड हाफ साइकिल, सेकेंड हाफ साइकिल, तो चलिए देखते हैं सेकेंड हाफ साइकिल में क्या हुआ। तो PQRS, PQ बाहर की तरफ, RS अंदर की तरफ, और आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन अब कौन बाहर की तरफ आएगा, तो यहां पे आ गया R S Q P, तो अब कौन बाहर आने वाला है, RS। तो चलिए आफ्टर 180, तो ओके डायग्राम क्लियर है, तो मैं 180 डिग्री के बाद का बना रहा हूं। सो सेकेंड हाफ साइकिल, सो आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन, तो यहां पे आ गया R, यहां पे आ गया Q, ओके, यहां पे आ गया S, यहां पे आ गया P। अब P किसके साथ कनेक्ट था, R1 के साथ। तो अब ये थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है कि पॉइंट क्या है कि P कनेक्टेड था रिंग R1 के साथ, तो जब अगर P वहां पे घूम के गया है तो वो R1 के साथ ही कनेक्टेड रहेगा, और जो S था वो था R2 के साथ कनेक्टेड, जो R1 के अंदर से होते हुए R2 के साथ कनेक्टेड है। तो स्लिप रिंग्स में रिंग्स कंप्लीट है। तो डीसी मोटर में क्या हुआ था, आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन हमारा जो रिंग्स था, रिंग P याद है S1 के साथ कनेक्टेड था, Q वो S2 के साथ कनेक्टेड था, तो आफ्टर 180 वो P S1 के साथ ही है, Q S2 के साथ, बट वो ब्रश को स्विच कर लेते थे, ओके। आधी साइकिल या हाफ रिंग का ये था, बट यहां पे ब्रश स्विच नहीं हुआ क्योंकि P वाला R1 के साथ था और वही B1 के साथ। तो जैसे ही आप घूमे तो रिंग घूम गया और जो B1 ब्रश है वो पूरी रिंग का चक्कर लगा लिया, और वो अभी भी कौन सी रिंग के साथ कनेक्ट है, R1। सिमिलरली S R2 के साथ है, जो ब्रश V2 के साथ है, और आपने हाफ रोटेशन कर दिया तो वो इसके चारों तरफ स्लाइड किया और अभी भी R2 के साथ ही कनेक्टेड। यानी स्लिप रिंग आने से होगा क्या कि ब्रशेस चेंज नहीं होंगी, जो ब्रश जिस रिंग के साथ अटैच थी वो वहीं पे रहेंगे। तो चलिए इस बार कौन बाहर घूमेगा, इस बार RS आउटवर्ड आएगा और PQ इनवर्ड। तो फिर से लगाएंगे, सो बाय यूजिंग अगेन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। एक बार फिर से फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स का लग रहा है, सॉरी माय मिस्टेक, इट वाज माय लेफ्ट हैंड, राइट हैंड यूज करता हूं। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इज आउटवर्ड और करंट कहां जाएगा, S से R। यहां जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बट फोर्स इनवर्ड है और करंट कहां आएगा, Q से P। सो thus current will be in, कहां से कहां, S से R, R से Q और Q से P। तो देखिए इस बार जो करंट है वो कहां से कहां गया, ध्यान से, करंट गया है S से R, R से Q, Q से P, P से R1 क्योंकि P R1 के साथ है, R1 से B1, B1 से गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से B2, B2 से R2 और R2 से S और S से R। सो इस बार जो हमारा करंट मिला वो हमें गैल्वेनोमीटर में एंटी क्लॉकवाइज मिला, और आफ्टर अगेन 180 डिग्री रोटेशन ये वापस से ओरिजिनल शेप में आ जाएगा।
सो व्हाट वी आर गेटिंग द रिजल्ट, हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, पहले जो करंट मिल रहा है वो PQRS, यानी पहले जो करंट मिल रहा है वो क्लॉकवाइज में मिल रहा है, बट अगली हाफ साइकिल में यानी 180 डिग्री रोटेशन के बाद करंट ने अपनी डायरेक्शन बदल ली। तो आउटपुट क्या मिला, पहले करंट क्लॉकवाइज में मिला, मतलब क्लॉकवाइज को अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो अगली बार जो करंट है वो उसका जस्ट अपोजिट मिला, अगली बार फिर सेम मिलेगा और आगे चलता रहेगा। एंड सच टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड एज अल्टरनेट करंट। क्या बुलाते हैं इस करंट को, अल्टरनेट करंट यानी एसी। ये है हमारा आउटपुट एसी, और इसी डिवाइस को व्हाट वी कॉल्ड एसी जनरेटर, अल्टरनेट करंट जनरेटर, जो हमें एसी बना के देता है, जो हमारे घरों में सप्लाई आता है। और एसी करंट क्या है, द करंट which changes its direction after every half cycle, वो करंट जो हर आधी साइकिल में अपनी डायरेक्शन बदल ले। तो यानी जब तक वो पूरा एक चक्कर लगाएगा, कहां से, PQRS, PQ आउटवर्ड, RS इनवर्ड, जब तक वो 360 घूम के 1 रेवोल्यूशन करता है, तब तक बताइए वो कितनी बार अपनी डायरेक्शन बदल लेगा, 2 टाइम्स। फर्स्ट हाफ में उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो सेकंड हाफ में उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। यानी इन 1 रेवोल्यूशन, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, दिस विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट 2 टाइम्स। एक पूरे चक्कर में करंट की 2 अलग अलग डायरेक्शन होंगी। ओके, तो एक बार यह है और एक बार उसके जस्ट अपोजिट। ओके, सो दिस इज योर एसी जनरेटर। क्लियर है, सेकंड हाफ साइकिल का डायग्राम भी मैंने आपको बना लिया, तो फर्स्ट हाफ पहले था, सेकंड हाफ ये रहा। ओके, एंड द वर्किंग। क्लियर, सो दिस इज होल अबाउट द एसी जनरेटर। डन। नाउ पहला होमवर्क, एसी जनरेटर का एक होमवर्क है, प्लीज रिमेंबर रखना, कंस्ट्रक्शन आप लोग लिख के देंगे मुझे इसका। नाउ वी विल जंप टू द सेकंड वन। अब हम लोग सेकंड जनरेटर को देखेंगे, डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर जो कंप्लीट आपका होमवर्क होगा, कंप्लीट। अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, तो सीधी सी बात है। चलिए, आप कॉइल को कहीं पे भी रख लीजिए, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। चलिए, मैंने SRQP दे दी, बट डीसी जनरेटर में जो चीज अलग है वो एक बार ध्यान दे लीजिए, वो है ये वाला, दैट what we are going to use, we are going to use the same thing जो हम लोगों ने डीसी मोटर में यूज की थी। सेम ब्रश B1, ब्रश B2, स्प्लिट रिंग R1 एंड स्प्लिट रिंग R2। आप किसी के साथ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ डीसी जनरेटर। सो कंस्ट्रक्शन खुद लिखेंगे, वर्किंग चलिए आ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो चलिए इस बार मानते हैं RS से शुरुआत करते हैं। RS आउटवर्ड मूव कर रहा है, PQ इनवर्ड, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अब मैं क्विक करूंगा मैं। ओके, आप अप्लाई करके खुद देखेंगे। बाय अप्लाइंग द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, फोर्स आउटवर्ड, करंट कहां जाएगा, S से R, R से Q, Q से P, P से R2, R2 से B2, B2 से गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर से B1, B1 से R1, R1 से S। तो पहले करंट ऐसे बन रहा है, डन है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट क्लॉकवाइज मिल गया आपको, मान लो मिल गया। चलिए नेक्स्ट हाफ साइकिल करें, तो अगली हाफ साइकिल में P यहां पे आ गया, Q यहां पे, R यहां पे, S यहां पे, और P किसके साथ कनेक्टेड था भाई ओरिजिनली, R2, तो यहां पे घूम के R2 आ गया और यहां पे घूम के R1। ब्रशेस दोनों पे स्लाइड कर रही हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, इस बार 1 कंप्लीट रिंग नहीं है, तो यहां पे ब्रशेस अपना रिंग स्विच कर लेंगे, है ना। जब R2 घूम के वहां जाएगा और R1 घूम के यहां आएगा तो अपने आप हो गया। ओके, मैंने इस बार PQ को यहां रखा था, RS को यहां, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेम गिवन दे रहे। चलिए एक बार नेक्स्ट हाफ साइकिल को ट्राई करते हैं। आफ्टर 180 डिग्री फिर से करंट, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स आउटवर्ड, करंट P से Q, Q से R, R से S। तो P से कहां, Q, Q से R, R से S, S से R1, R1 से
वापस B2 से गैल्वेनोमीटर से B1 से R2 और फिर B। यानी अगली हाफ साइकिल में भी करंट कहां मिला, क्लॉकवाइज ही मिला। यानी पॉइंट क्या हुआ कि स्प्लिट रिंग को यूज करने की वजह से हमारी हर साइकिल के बाद जो करंट की डायरेक्शन स्विच हो रही थी ना स्प्लिट रिंग यूज करने से, पहले क्लॉकवाइज तो बाद में एंटी क्लॉकवाइज। इस बार दोनों ही केसेस में जब आप लोग फर्स्ट हाफ साइकिल में थे तो भी क्लॉकवाइज, और जब आप सेकेंड हाफ साइकिल में थे तो भी क्लॉकवाइज ही मिले। और इस टाइप के करंट को हम लोग क्या बुलाएंगे, डीसी, मींस डायरेक्ट करंट, मींस द करंट whose direction does not changes with respect to time or in every half cycle। वो करंट जिसकी डायरेक्शन हाफ साइकिल के बाद चेंज नहीं होता है, एक ही डायरेक्शन में चलता है, उसे बुलाते हैं डीसी। और जो करंट हर हाफ साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, यानी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 2 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करे, उसे ही हम लोग क्या बुलाएंगे, एसी। And there we have DC generator and AC generator. So AC generator मैंने completely किया है, DC generator आपका होमवर्क। So आपके पास 2 होमवर्क हो गए, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ AC generator, सेकेंड कंप्लीट DC generator। डेफिनेशन वही है जनरेटर की, वर्किंग प्रिंसिपल सही है, तो डेफिनेशन और वर्किंग प्रिंसिपल प्लीज आप मुझे रिपीट करके ना भी दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो चीज मुझे चाहिए डीसी जनरेटर में, डायग्राम, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो मुझे डायग्राम चाहिए, मुझे कंस्ट्रक्शन चाहिए, और वर्किंग की लैंग्वेज जितना आप अच्छे तरीके से समझा सके। ओके, सो दैट इज होल फ्रॉम दिस लेक्चर। इस लेक्चर की तरफ से केवल इतना ही। सो टुडे वी लर्न अबाउट द जनरेटर। तो आज हम लोगों ने जनरेटर के बारे में सीखा, उसे किया। सो प्लीज कंप्लीट प्रीवियस लेक्चर एंड दिस लेक्चर। से दोनों लेक्चर कंटिन्यू डाले हैं क्योंकि दोनों बहुत कनेक्टेड है, तो इसलिए जानबूझ के इस बार मैंने आपको गैप नहीं दिया है। सो योर प्रीवियस लेक्चर वाज जस्ट ओनली 1 डे बिफोर, और ये आपको जस्ट उसके 1 डे के बाद मिल रहा है। तो दैट इज बिकॉज क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड हैं, दोनों कनेक्टेड हैं, अब हम गैप नहीं ले सकते। Now we will meet soon as possible। जैसे ही आप लोग ये कंप्लीट करके देते हैं, so soon as possible। प्लीज मुझे ये स्नैपशॉट चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों को। ओके, जैसे ही आप लोग मुझे कंप्लीट करके देते हैं, now we are going to work on। So if I told you according to NCERT, magnetic effect of the current is finished, पूरा खत्म हो गया। So NCERT के according we are finished, but the point lies in TSC। अब मुझे आपके साथ 2-3 टॉपिक और डिस्कस करने हैं। ट्रांसफॉर्मर एक टॉपिक आएगा तो हम वो डिस्कस करेंगे, और सम रेलेवेंस पॉइंट। तो अभी 1-2 लेक्चर और चलेंगे सो दैट वी कैन फिनिश आवर एनटीएससी, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, और फिर से तो मैं आपको हर टेस्ट में हर लेक्चर में रिमाइंड करवा रहा हूँ, प्लीज बी रेडी फॉर द टेस्ट, क्योंकि नेक्स्ट 2 लेक्चर्स के बाद हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑलमोस्ट डन है। और अगर ये फिनिश है तो आप उसके जस्ट 1 और 2 डेज के बाद प्रिपेयर रहिए। तो प्रिपरेशन पहले से ही करना बेटर है। ओके, तो आपको पहले से ही बोल रहा हूँ, तो अपने मैग्नेटिक चैप्टर को प्लीज गो थ्रू जाते रहिए। फॉर एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन आइदर ऑन यूट्यूब कमेंट बॉक्स और ऑन दी व्हाट्सएप नंबर। ओके, सो प्लीज डीसी जनरेटर ये पूरा होमवर्क, और कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी, आई एम वेटिंग फॉर ऑल दी होमवर्क रिस्पॉन्सेज। मैं आपके रिस्पॉन्सेज का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे रिस्पॉन्सेज कंप्लीट होते दिखाई देंगे तभी हम लोग लेक्चर पे जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, 10th एनटीएससी प्लीज थोड़ा सा जल्दी करो, क्योंकि जब मैं आपका लेक्चर अपलोड करता हूँ, सो आफ्टर सम टाइम अगले दिन तक मुझे ओनली फ्यू ऑफ द व्यूज ही दिखते हैं कि आप लोगों में से कितने लोगों ने लेक्चर्स को कंप्लीट किया। सो प्लीज जैसे ही आपको वो लेक्चर मिलता है तो उसे सून एज पॉसिबल फिनिश करने का कोशिश कीजिए। ओके, सो प्लीज कंप्लीट दैट एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। थैंक यू वेरी मच।